नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मानस, वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने 3 पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल पर, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि है 17, 18 और 16 से। और जो मैंने आज प्रश्न लिए हैं वो भी है प्रीवियस ईयर से। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में आता है। व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन हो जाएगा राइट वो आपका हो जाएगा व्यवहारात्मक सिद्धांत। थॉर्नडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी मनोविज्ञान थे, आप अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की है। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि नामक सीखने का सिद्धांत दिया है, जिसका प्रयोग किस पे किया, बिल्ली पर किया है। बिल्ली पर किया है। बिल्ली बिल्ली ध्यान रखनी है, बिल्ली पर किया है। अगला प्रश्न, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। तो पहला ऑप्शन है सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है, सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सीखने के प्रगति के सूचक हैं। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति का सूचक है, क्योंकि सीखने की मौलिकता गत्यात्मकता एवं रचनात्मकता सृजनात्मक कार्यों से संबंधित होती है। सीखने के वक्र सीखने के प्रगति के सूचक हैं। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। बंडूरा एवं वॉल्टर, बंडूरा एवं वॉल्टर ने, युंग ने, थॉर्नडाइक ने, जेवी वॉटसन ने। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बंडूरा एवं वॉल्टर। व्यक्तित्व का सामाजिक सिद्धांत बंडूरा और वॉल्टर ने कब दिया था, 1977 में दिया था, जबकि डोलार्ड और मिलर ने अनुकरण सिद्धांत दिया है। ध्यान रखना है। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में किसके मापन हेतु प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अधिगम। अधिगम मिरर ड्राइंग परीक्षण के मापन हेतु प्रयोग होता है। मिरर ड्राइंग परीक्षण अधिगम के मापन हेतु प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, डैश केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। पहला ऑप्शन प्रसार क्षेत्र, माध्यका, ये माध्यका लिखा है, माध्यका, माध्यका, औसत विचलन, मानक विचलन। तो जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा औसत, ओ मानक, वो माध्यका। माध्यका केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। निम्न में कौन से भिन्न है, मतलब एक कौन सा भिन्न है। टीएटी, 16 पीएफ, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रॉ ए मैन टेस्ट। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 16 पीएफ, क्योंकि ये कौन सा प्रक्षेपी, ये प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, बाकी सारे कैसे हैं, प्रक्षेपी परीक्षण हैं। अगला, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। मेरीफील्ड, टोरेंस, ये टोरेंस हैं, टोरेंस, टोरेंस, कॉल एम ब्रूस, कैंट। जो यहाँ पे राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टोरेंस। अगला प्रश्न, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। तो अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, और अगला है समानता का नियम, सहचारी अंतरण का नियम। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रभाव का नियम। अधिगम के 3 प्राथमिक नियम किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने दिए थे। कौन कौन से दिए थे, प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, और ये कौन सा एक है आपका अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। और प्रभाव वाला तो यहाँ दिया है तो वही सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है। केस स्टडी, प्रयोगीकरण, सर्वेक्षण, अंतर्दर्शन। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केस स्टडी, यानी कि केस अध्ययन। केस अध्ययन में ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है। अगला, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं चिंतन, स्मृति, अधिगम अंतरण, बौद्धिक विकास। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अधिगम अंतरण। अधिगम अंतरण एक परिस्थिति का दूसरी
परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करना क्या कहलाता है? अधिगम अंतरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जी बॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। तो प्रथम चरण बताना है उद्भवन, उद्भासन, मूल्यांकन या फिर उपक्रम। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका है उपक्रम। उपक्रम जी बॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के चरण हैं। सबसे पहला है आपका उपक्रम, उपक्रम। दूसरा है आपका उद्भवन और तीसरा है आपका उद्भासन और जो लास्ट है वो है आपका मूल्यांकन। डैश ने प्रयत्न भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? पावलोव ने किया, स्किनर ने किया, थॉर्नडाइक ने किया या फिर रॉस ने किया? तो थॉर्नडाइक ने किया। यहाँ पे थॉर्नडाइक पहले ही बता चुके हैं। तो इनका जो परीक्षण है वो किस पे हुआ था? वो हुआ था बिल्ली पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके पूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं। तो उक्त परिभाषा किसने दी है? M.L. मन, फ्राइड, आलपोर्ट या फिर J.E. डेसील। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आलपोर्ट। कब दिया है ये परिभाषा? ये दी है 1937 में। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीखने में पलायन आधारित है। तो सीखने में पलायन आधारित है सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर, पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा वो है आपका नकारात्मक पुनर्बलन पर। सीखने में पलायन नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। यदि एक उदाहरण लेते हैं, यदि विद्यालय में बच्चों को कठोर दंड दिया जाता है तो वह विद्यालय कभी कभी अथवा कभी नहीं आते हैं। इसमें सीखने में पलायन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? ये बताना है। तो अर्थ विज्ञान कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, स्वर विज्ञान कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे कहेंगे स्वर विज्ञान कहेंगे। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? स्वर विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति, 2 बार आ गया, एक ही बार पढ़ना है। स्मृति का आयाम नहीं है। स्मृति का आयाम कौन सा नहीं है? तो धारण करना, पुनः स्मरण करना, पहचानना या फिर तर्क करना। तो कौन सा हो जाएगा आपका? तर्क करना सही हो जाएगा। स्मरण से तात्पर्य पूर्व सीखे गए विषयों या पाठों को चेतना में लाने से होता है। स्मरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें 4 तरह की कौन सी उपक्रियाएं होती हैं, जैसे कि 4 कौन सी? सीखना हो गया, पुनः स्मरण हो गया आपका, और कौन सा हो गया? तर्क करना हो गया और पहचानना हो गया। ठीक है, पहचानना। अगला देख लेते हैं। TAT द्वारा बनाया गया है, मतलब TAT किसके द्वारा बनाया गया है? रोड्सा के द्वारा, आलपोर्ट के द्वारा, मैस्लो के द्वारा या फिर मरे के द्वारा? तो यहाँ पे हो जाएगा मरे। ऐसे समझ लो दोस्तों, इसकी एक ट्रिक बना सकते हैं। जैसे TAT है, जैसे आप इसको TAT नहीं TET से रिलेट कर लो। जब एकदम डेट आ जाती तो हम लोग क्या करते हैं? अरे मरे, टेट का पेपर आ गया, अब तो मर गए। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? मरे। ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, यहाँ पे लक्ष्य है, ये लक्ष्य ऐसे लिखा हुआ है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। संवेग, अभिप्रेरण, कुंठा या फिर आक्रामकता? तो यहाँ पे हो जाएगा कुंठा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? कुंठा। जब अनेक प्रयास के बावजूद भी वह बाधाओं या अवरोधों को दूर नहीं कर पाता है तथा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता तो उसे
दुख होता है तो इस प्रकार की विफलता की अनुभूति होती है, जिसे क्या कहा जाता है मनोविज्ञान की भाषा में कुंठा। अगला देख लेते हैं। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन या फिर समाज। तो आप जानते हैं वातावरण किसी की आंखों को प्रभावित नहीं कर सकता, इसमें आएगा आनुवंशिकता। आनुवंशिकता। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु किससे संबंधित है? तो ये बताना, रुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से, अवधान से। तो यहाँ पे हो जाएगा बुद्धि, बुद्धि से, बुद्धि। अगला प्रश्न। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? तो यहाँ पे विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतरण या फिर प्रतिक्रिया नियम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विस्थापन। जैसे एक और इसका ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी कॉलेज में अगर कोई जो प्राचार्य हैं वो किसी अध्यापक को चिल्लाते हैं और वो सीधे सीधे आके किस पे अपनी उसके गुस्सा का इजहार कर देता है, अपने बच्चों अपने क्लासरूम में कर देता है, तो उसको भी क्या कहेंगे? विस्थापन। या फिर किसी ऑफिस का भी हो सकता है, किसी का बॉस किसी कर्मचारी को गुस्सा करता है तो वो अपने से जो अधीनस्थ होते हैं उनके लिए गुस्सा करता है, तो इसके लिए विस्थापन आएगा। कुछ भी आ सकता है प्रश्न। निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। तो किसे है, कौन है ये बताना है। तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन? कोहलर साहब, कोहलर। कोहलर एवं कोफका सीखने से गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? सूझ का सिद्धांत दिया है, सूझ, सूझ, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। अगला, इरोस शब्द संबंधित है। इरोस किससे संबंधित है? इरोस ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख के आ सकता है यहाँ पे एग्जाम में। इरोस, इरोस जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जीवन मूल प्रवृत्ति से। ये किसने दिया? ये दिया है आपके फ्रायड ने। फ्रायड ने दो भागों में बांटा, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अगला देख लेते हैं। अहम निर्देशित होता है किसके द्वारा? किस सिद्धांत के द्वारा? सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांतों द्वारा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। अहम वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, जबकि इदम किससे? पॉजिटिव इच्छाओं द्वारा, तथा पराअहम सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण। पराअहम भी ध्यान रखना है आपको, पराअहम, पराअहम सामाजिक नियंत्रण से है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। बुद्धि के परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु है। अब जो बुद्धि लब्धि का आपका फार्मूला है वो कैसे लगता है? जैसे बुद्धि लब्धि, यहाँ पे बुद्धि लिख लो, बुद्धि लब्धि, ये बुद्धि लब्धि हो गई। अब इसका क्या है? मानसिक आयु। मानसिक आयु ये रही है आपकी, मानसिक यहाँ पे लिख लेंगे, और नीचे कौन सी लिख लेंगे? वास्तविक, गुणा 100। अब क्या है? मानसिक आयु उसकी कितनी दे रखी है यहाँ पे? मानसिक आयु तो ज्ञात करनी है, तो उसको क्या मान लेते हैं? x। और जो वास्तविक आयु वो कितनी है आपकी? वो दी है यहाँ पे 16 गुणे 100। और जो बुद्धि लब्धि वो कितनी दी है? 75। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 75 गुणा में 75 गुणा में क्या आ जाएगा? 16 बटे 100, बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 से अगर 25 से काटेंगे, 25 दिए 75 और नीचे 4, 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। 12 वर्ष सही हो जाएगा। यही फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, 12 वर्ष। अगला देख लेते हैं। केंद्रीय तंत्रिका में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, मतलब तंत्रिका तंत्र में क्या क्या चीज़ होती है? सभी अंग होते हैं, मस्तिष्क होता है, मेरुदंड होता है, या फिर मस्तिष्क तथा मेरुदंड होता है। तो इसमें दोनों ही चीज़ें होंगी, मस्तिष्क तथा मेरुदंड तंत्रिका तंत्र में। तो यहाँ का राइट जवाब हो जाएगा डी, मस्तिष्क तथा मेरुदंड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं।
अगला प्रश्न, मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति है। कैसी विकृति है? मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है या काय रूप विकृति है। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चिंता विकृति। चिंता विकृति। मनोग्रस्तता एक ऐसी अवस्था है जिसमें रोगी कैसा होता है, बार बार किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को ना चाहते हुए भी मन में दोहराते रहता है। रोगी ऐसे विचारों की अर्थहीनता, असंगतता एवं अतार्किक स्वरूपों को भलीभांति जानता है और उनसे छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु वह लाचार हो जाता है। मतलब जो नहीं कहना चाहता है वो भी कह देता है, लेकिन वो चाहता नहीं है वो बात। तो ये है, चिंता विकृति है। अगला, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है पावलोव, स्किनर, युंग या फिर फ्राइड। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा युंग। युंग ने अचेतना को दो भागों में बांटा है। किस किस में? एक तो व्यक्तिगत अचेतना, एक तो हो गया व्यक्तिगत अचेतना, और एक आपका हो जाएगा सामूहिक। अगला देख लेते हैं। बस इतने प्रश्न थे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद लगी हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस के लिए दोस्तों जुड़े रहिए। यूपी टेट की जितनी भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे कराए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।